हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वर्ड विथ आई थिंकिंग। तो दोस्तों, नीट 2025 के लिए हमने ऑर्गेनिक टॉप 50 क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री टॉप 50 क्वेश्चन कर लिया। अब इनऑर्गेनिक के करने वाले हैं ना। इससे पहले हमने गेस्ट पेपर भी करा दिया आपको, 45 क्वेश्चन का 10 गेस्ट पेपर और 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी करा दिया है ना। फिलहाल के लिए अब अपना ये लास्ट स्टेप है, इसको कर लेते हैं, फिर गारंटी है आपका जो क्वेश्चन आने वाले हैं यही पैटर्न फॉर्मेट में आएंगे। यही रह गया था, अब इसको भी देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक को, इसको भी कर लेते हैं ना, फिर आपका सब कुछ कवर्ड बिल्कुल। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन था कि आपको एक कंपाउंड है ए, पायरोल्यूसाइड KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, ग्रीन कंपाउंड दे रहा है, और H2SO4 से जो ग्रीन कंपाउंड है वो पर्पल क्रिस्टल दे रहा है। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? तो देखो, ये NCERT की बेसिक रिएक्शन है। आपके पास जो MnO2 होता है, इसी को हम बोलते हैं पायरोल्यूसाइड, है ना। इसको जब आप रिएक्शन करा देते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो थोड़ा सा इसमें रटने वाला होगा एयर के प्रेजेंस पे। तो ये रिएक्शन क्या करता है भाई? K2MnO4 दे देता है, K2MnO4। ये हमारे पास कैसा कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो याद रख लेना ये सब चीज़ें, क्या पता कभी कलर भी पूछ ले। और हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आपको बोला था H2SO4 से इसकी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये जो दे देगा भाई, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 दे देगा, जो हमारे पास पर्पल कलर का होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? K2MnO4 और KMnO4, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको करेक्ट मैच कराना था भाई, एन एलिमेंट विच कैन शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर सकता है भाई? जो आपके पास ऑस्मियम होता है, ये हमारे पास क्या करता है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पीरियोडिक टेबल में शो करता है +8, ठीक है। और 3D सीरीज एलिमेंट दैट कैन शो अप टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो भाई रटा रटा है, Mn आपके पास क्या होता है भाई? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। और आपके पास 3D सीरीज एलिमेंट विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब ऑप्शन एक ही है तो एक ही आपको टिक कर दो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी कुछ बोलना ही नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो देखो, वैसे तो मैं इसका ट्रिक बता रखा है आपको, ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट है, उसमें जो ट्रिक बताई गई है ना वो कभी भी फेल नहीं होती हैं दोस्तों। मतलब मैं 15 मिनट का वीडियो समझ लो 1-2 दिन के मेहनत से बना है, तो मतलब वो एक्सेप्शन को इंक्लूड करके अगर वो सब आप देख लेते हो, 20 से 30 वीडियो हैं, तो आपका मैक्सिमम जो ट्रिक वाले क्वेश्चन हो तो कभी रुकेंगे ही नहीं। आप खुद ही देख लेना, कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, है ना। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सबके ट्रिक है, वो देख लेना। तो वहाँ पर बताया फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड, सल्फर के ऑक्सो एसिड, है ना। देखो क्या होता है, पायरोफॉस्फोरस एसिड। इसका फॉर्मूला अगर देखोगे, मैं यहीं पे लिख देता हूँ पायरो का, तो आपके पास हो जाता है H4P2O5 होता है, ठीक है। और ये आपके पास क्या होता है? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, H4P2O6 होता है। और फॉस्फोरिक एसिड होता है, या ऑर्थोफॉस्फोरिक बोल लो, H3PO4। और आपके पास पायरोफॉस्फोरिक जो होता है H4P2O7 होता है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कैसे बनते हैं सभी। देखो, आपके पास जो H3PO4 है, ये क्या है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसे बस याद रख लो, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दो, एक ऑक्सीजन कम कर दो तो आपके पास अस हो जाएगा। क्या आ जाएगा? अस आ जाएगा। अगर एक ऑक्सीजन और कम कर दो तो उसमें क्या आ जाता है? हाइपो आ जाता है, ठीक है। हाइपो आ जाता है। और मान लो दो इक वाला मॉलिक्यूल लो, ऑर्थोफॉस्फोरिक वाला, और उसमें से एक H2O निकाल दो, एक H2O निकाल दो, तो आपके पास क्या आ जाता है? ये आपके पास आ जाता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, है ना। और इसमें से दो मॉलिक्यूल, नहीं, ये मैं कंफ्यूज आपको नहीं करना चाहता, ठीक है ना। चलो इतना याद रख लो, ये तो अपने पास सही है। बाकी आप उसमें वीडियो में बताया वो आप देख लेना, ठीक है। मैं कंफ्यूज क्यों ही करूँ, है ना। और खुद ही मैं इसमें काफ़ी चीज़ें बतानी पड़ जाएगी आपको, तो इसलिए मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। अभी के लिए आप इतना ही रखो। और इसमें अगर ऐड कर लेते हो ना, इसमें ऐड कर लेते हो तो उसे पर बोलने लगते हैं। एक ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो पर बोलने लगते हैं ना, ये भी याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विथ थायोनिल क्लोराइड टू गिव। क्या होता है भाई? तो आपके पास जो P4 होता है वो हमारे पास SOCl2 से रिएक्ट करता है, तो क्या बना लेता है? बैलेंस करके भी लिख देता हूँ, यहाँ पे 8 कर लो, 4PCl3 और 4S। ये NCERT की रिएक्शन है, SO2 + 2S2Cl2, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख लेना, इसी को थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, वाइट फॉस्फोरस है।
अब देखो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं बताने को, मैं ऑलरेडी आपको इतनी सारी चीज़ें करा दी हूँ, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जो हमसे जुड़ चुके हैं उन्हें पता होगा, है ना। कुछ महीने पहले मैंने नीट पेपर आउट स्टडी बनाया था जिसमें बोला था गारंटी पेपर का फॉर्मेट पैटर्न यही रहने वाला है। तो मैंने उसमें 37 ईयर PYQ डिटेल सोल्यूशन कराया। सोल्यूशन इस तरीके से कराया कि आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए, है ना। उसके बाद 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराया। ठीक, आप देख सकते हैं सारे मतलब क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको कि आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगा। जैसे आपको चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैंने ओपन कर लिया, है ना। ये आपको PDF यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे मिलते हैं, सारे हैंड रिटेन नोट्स हैं, क्वेश्चन है, और इनके फिर सॉल्यूशन मैं देता था। आप टेस्ट सॉल्व करते थे, सॉल्यूशन देता था। ऐसे मैंने 10 गेस्ट पेपर भी करा, ये 10 गेस्ट पेपर मैंने करा दिया आपको, देखिए, ठीक है। और ये सब जो कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट स्टेप चल रहा है तो सोचा इनऑर्गेनिक भी करा। चलिए आइए इसको देख लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर आपको पता है, जो सल्फर होता है, सेलेरियम, टेलेरियम, है ना, ये ऑक्सीजन, तो ये है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा किसका होता है? क्लोरीन का होता है, तो ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। तो बाकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इन सब में, आप बस ये याद रख लेना जो, क्योंकि याद करने वाली ही चीज़ें हैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो हैबर प्रोसेस से क्या बनता है? हैबर प्रोसेस आपको पता है अमोनिया का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। क्या होता है भाई? N2 होता है पहले में, और 3H2 ले लो आपके पास, और आपके पास 2NH3 बन जाता है। हैबर प्रोसेस यही होता है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस क्या है भाई? ओस्टवाल्ड प्रोसेस आपको पता है? चलो वो भी बता देता हूँ। ये पहला है आपके, ए वाला ओस्टवाल्ड प्रोसेस। इसमें हम सिंपली क्या लेते हैं भाई? NH3 लेते हैं, और बैलेंस भी O2 ले लेते हैं, 5O2, 4 NCERT में गिवन है 4NO और H2 बनता है। अब यहाँ पे ये रुकागा नहीं, फिर से जो 2NO ले लोगे आपके पास, O2 ले लोगे, और आपके पास क्या बनेगा? 2NO2 बनेगा। जैसे ही NO2 बन गया, ये फिर 4NO2 बैलेंस फॉर्म में लिख रहा है। जो NO2 बना H2O के साथ रिएक्शन करा दोगे और एयर के O2 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे H4HNO3 बना, तो आपके पास फाइनल ये प्रोडक्ट बनता है। इसी को ओस्टवाल्ड बोलते हैं ना। और तीसरा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस भाई। कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी देख लो। सबसे पहले SO2 को O2 में लेते हैं तो क्या बनता है आपके पास? SO3 बन जाएगा। बैलेंस करके देख लेना, बैलेंस में एक बार, है ना, मिस्टेक हो जाए तो। और यहाँ पे SO3 बैलेंसिंग मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा है प्रोडक्ट है। ये बना लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? H2SO7, इसी को ओलियम बोलते हैं, ठीक है। लास्ट हॉल हॉरॉल्ड प्रोसेस जो होता है भाई, लास्ट जो बचा उसको आप टिक कर लो, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना। अच्छा, वो भी बता दूँ हॉल हॉरॉल्ड, चलो D वाला भी आपको बता देता हूँ। देखो H2, एक सेकेंड, देखो फर्दर यहाँ पे आपके पास ये जो बना H2S2O7, H2S2O7 को अगर आप ट्रीट कर देते हो H2O के साथ, तो लास्ट में लिख लो H2SO4 बन जाता है। चलो अब D वाला देख लेते हैं, हॉल हॉरॉल्ड। हॉल हॉरॉल्ड में क्या होता है भाई? Al2O3, वैसे मेटलर्जी तो अब है नहीं सिलेबस में आपके, है ना। Al+3CO2 ये बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर C आप मैच करा लेना, मैंने बना दिया प्रोडक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द सेट दैट रिप्रेजेंट द एयर पेयर ऑफ अ न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड आपको बोला है, तो कौन से होते हैं भाई? याद रख लो, N2O एंड NO, ये क्या होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। और NO2 जो है, और क्या है? N2O3, ये भी याद रख लो, ये क्या है भाई? एसिडिक है, एसिडिक ऑक्साइड है, और ये क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है। और हमारे पास याद रख लेना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो न्यूट्रल एसिडिक कुछ बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन, याद रख लेना। देखो ये अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक रेडियाई, तो आयनिक रेडियाई की इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं। तो आपके पास जो लैंथेनॉइड होते हैं ना, उसमें आयनिक रेडियाई क्या होता है भाई? डिक्रीज करता है। तो मैं कहूँगा अभी के लिए मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। अगर मान लो भाई क्या पता क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे याद रख लेना, ये होता है ऑर्डर मैं लिख देता हूँ, है ना। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी एक होता है, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, इनऑर्गेनिक है। तो कितना याद करोगे आप? जो जो चीज़ें हैं मुझे सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट लगी वो करा दिया आपको। देखो NaCl रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हाँ ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर लिख लेना। D ब्लॉक में NaCl है भाई, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, और क्या है? K2Cr2O7 है, ठीक है। ये रिएक्ट करके आपके पास CrO2Cl2 बना देता है। इसको क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है, क्रोमिल क्लोराइड। और आपके पास KHSO4 बनता है,
NaHSO4 बनता है, ठीक है, साथ में H2O भी रिलीज होता है। उसके बाद जो CrO2 और Cl2 बना है भाई, इसको बेस के साथ ट्रीट कर दोगे NaOH के साथ, तो आपके पास Na2CrO4 बनेगा। ये येलो कलर का होता है, कलर याद रख लेना। और ये NaCl बनाता है, फिर H2O बनाता है। ऑप्शन मैच करा के लिख लो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एमन इज एक्सपेक्टेड इन Mn2O7। Mn2O7 का तो भाई स्ट्रक्चर पहले बना लो, सबसे इंपॉर्टेंट है। दोनों टेट्राहेड्रल मैनर में होते हैं। यहाँ पे आपके पास ये ऐसे Mn ये होता है, ठीक है, NCERT में भी गिवन है। तो Mn इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है भाई, पहला ऑप्शन तो हम करेक्ट करते हैं, ठीक है। Mn इज ऑक्टाहेड्रली दूसरा ऑप्शन गलत है भाई। और कंटेन एमएनओ बॉन्ड, हाँ भाई यहाँ पे एमएनओ बॉन्ड, ठीक है भाई, एमएनओ बॉन्ड। कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कितने MN डबल बॉन्ड O हैं, कितने हैं, 1 2 6 हैं ना, तो ये भी याद रख लेना। और कंटेन MN नो, ये आपके पास गलत है तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ए और सी सही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फॉर D4 मेटल आयन इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो ऑक्टाहेड्रल के लिए आपको D4 बनाना है, तो ये कहाँ पे स्प्लिट करेगा, T2G और EG में, T2G और EG में स्प्लिट करेगा। अब देखो भाई, अब सीधी बात है, अगर हम एक काम करते हैं, डेल हमारे पास डेल हो, मतलब ऑक्टाहेड्रल है ना, CFSC अगर ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो आपके पास D4 कैसे भरा जाएगा। D4 जब आप भरोगे तो उस केस में आपके पास याद रख लेना, ये बहुत ही डिटेल मैंने करा है PY की 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में। तो आपके पास देखो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा ज़्यादा है, तो 1 2 3 भाई पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2, और हमारे पास 4 थे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो मतलब आपके पास T2G में 4 और EG में आपके पास 0। अब मान लो दूसरा केस आपके पास पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो गया, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो गया, तो भाई पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो आपके पास पेयरिंग करा ही नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि वो डेल्टा ओ की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए पेयरिंग होने के लिए। तो 1 2 3 और यहाँ पे 4, ये EG है, ये T2G ऑक्टाहेड्रल में ही होता है, और टेट्राहेड्रल में जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है, T2G। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, T2G में आपके पास 3 और EG में 1। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है भाई, पेयरिंग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना। और एक चीज़ और, CFSC का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, -0 क्या होता है 0 इतना, और T2G प्लस 0.6 इंटू EG, है ना, यही होता है CFSC ऑक्टाहेड्रल में, और टेट्राहेड्रल में जस्ट रिवर्स कर देना, ठीक है। तो एक बार देख लेना, आप याद कर रख लेना ये सारी चीज़ें। चलो आगे देखते हैं। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसके लिए है भाई, ऑक्टाहेड्रल ही है, 3 3 3 6 लिगेंड है, ठीक है। चलो इसको लिए सॉल्व कर लेते हैं। और सब बता रखा है पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, मतलब कौन सा लिगेंड है भाई, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, वीक फील्ड लिगेंड है ना। तो अब यहाँ पे डिटेल में तो मतलब मैं बता ही चुका हूँ, अब लास्ट टाइम है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, जो आता है आता है, जो नहीं आता है आप परेशान मत हो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो x-3 और ये 0 आपको 0, तो x बराबर आपके पास 3+ आ जाएगा, तो कोबाल्ट में क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। फिर को 3d7 4s2 होता है, लेकिन 3 पॉजिटिव है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 3d6। अब d6 को आप भर लो, और आपके पास पेयरिंग नहीं होगा, तो EG और ऑक्टाहेड्रल है तो T2G, तो 1 2 3, और पेयरिंग होगा नहीं 4 5 और फिर 6। तो आपके पास CFSC बराबर क्या होता है अभी ऊपर तो फॉर्मूला आपको सिखाया मैंने, -0.4 इंटू T2G प्लस 0.6 इंटू EG, और ऑक्टाहेड्रल है तो यहाँ पे डेल O लगा लो। तो -0.4 T2G में कितने हैं भाई 4, 0.6 EG में कितने हैं भाई 2 और 16, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा भाई, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अपने पास 4 - 16 और 6 2 6 मतलब वही इतना हो जाएगा। तो ये अपने पास 6 में से 2 -4, 1 में से 1 जाएगा, अपने पास कितना जाएगा 4, 0 और माइनस आपके पास ये आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, सॉल्व ही करना था बस, ठीक है। और पेयरिंग एनर्जी भी एक फैक्टर होता है जिसको इंक्लूड करते हैं, वो कैसे करते हैं वो भी आपको सिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे कितने थे भाई 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन थे,
तो भाई पेयर तो हुए ही नहीं, इसमें पेयरिंग एनर्जी आपको इंक्लूड नहीं करना था। अभी के लिए आप पेयरिंग एनर्जी में मत फंसो, ये सिंपल सा याद रख लो यहाँ पे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चलो आओ जल्दी से देख लेते हैं। क्या है भाई, पहला RuEN इथिलीन डाइअमाइन और Cl2 है। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालोगे आपके पास तो क्या हो जाएगा, X और ये 6 है ना, X 6 और आपके पास ये -2 और ये +2 हो जाएगा। तो आप काहे प्लस कर रहे हो, न्यूट्रल, इसे न्यूट्रल लेते हैं तो ये 0 और यहाँ पे आपका ये पे आ जाएगा +2 और यहाँ पे -2, ये बैलेंस करने के लिए, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपका SX बराबर +2 आ जाएगा, मतलब Ru भी कितना हो जाएगा, +2। ठीक है, तो +2 है भाई। तो हमारे पास ये ऑक्टाइडल है, टेट्राइडल, ये हमारे पास RuEN3, हमारे पास RuEN है। तो अपने पास ये बाइडेंटेट होता है ना, तो ये 6 है, मतलब आप मानोगे तो अपने पास ये स्प्लिट कराओगे। देखो ऐसे याद रख लो, किसी को डाउट है, फिर आयरन को रुलाकर, है ना, आयरन को रुलाकर, हाँ ऐसे याद होता है। तो ये होता है भाई। तो बेसिकली यहाँ पे जब आप इसको इलेक्ट्रॉन फिलिंग करोगे तो आयरन का कितना होता है भाई, आयरन का 3d6 होता है। जैसे आयरन का आप देखोगे तो कितना हो जाता है, 3d6 4s2 होता है। तो ऐसे ही जब Ru का आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे आगे बढ़ा 4d6 और क्या हो जाएगा भाई यहाँ 3s2, ये 4d है, मतलब 3 और ये हमारे पास 5s2 हो जाएगा, सॉरी, है ना 4d। और यहाँ पे बस आप इलेक्ट्रॉन बढ़ा के लिख लेते हो और कुछ नहीं करते हो, ठीक है। तो बस रहना वही है आपके पास, यहाँ पे आपके पास 3d, ये ट्रिक होता है ना, एक बढ़ा के लिख देते। जैसे 3d में जाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे ये 3d है, ये 4d है और ये आगे जाओगे तो 4d है, 5d, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं और बाकी इलेक्ट्रॉन वही रहते हैं जो आयरन के नीचे होता है। तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गए होंगे, तो आपके पास इससे भी भरोगे तो क्या हो जाएगा T2G। अब इसको स्प्लिट भी करा लूँ, नहीं तो आप कहोगे सर डायरेक्ट कर रहे हैं। तो Eg और T2G, तो 1 2 3। अब भाई ये 4D सीरीज का है तो इस पेयरिंग होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, पेयरिंग होगा 4D में, याद रख लेना, ठीक है। तो 4 5 6, तो अपने पास T2G 6 और Eg पे 0 हो जाएगा, है ना। आयरन वाले में देख लो Fe और क्या था H2O6 और क्या था Cl2। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे Fe +2 में आएगा, और +2 में आएगा तो ये 3d6 हो जाएगा। और यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, वीक फील्ड लिगेंड है यहाँ पे क्योंकि 3D सीरीज का। तो वीक फील्ड लिगेंड, तो D6 को आप भरोगे तो कैसे भरोगे, T2G और Eg, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग नहीं होगा, तो आपके पास T2G4 Eg2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। समझ आया कि नहीं आपको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाई, Eg। नेक्स्ट है अपने पास ये मैच द मेटल विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड एंजाइम्स। मैच करना है भाई, जो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है है ना, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं भाई, मैं लिख देता हूँ, याद रख लेना, क्या पता कभी आपको बना के आ जाए, है ना। कंपाउंड PPH3 और Cl होता है ना, विल्किंसन कैटलिस्ट होता है। क्लोरोफिल जो होता है आपके पास, उसको भी मैं बना देता हूँ। क्लोरोफिल क्या होता है, C5H72O5 और N4Mg ना, ये भी याद रख लो कभी आपको। वाइटामिन V12 होता है, कोबाल्ट होता है, और जो कार्बोनिक एनहाइड्राइड होता है उसमें जिंक होता है। मैच करा लो, जिंक इसमें होगा, ये इसमें होगा। क्लोरोफिल में क्या है भाई, मैग्नीशियम है, RH में विल्किंसन कैटलिस्ट है, बस। तो ऑप्शन नंबर ए मैच हो गया। चलो बहुत सिंपल है, याद करने वाली चीज़ है। अब देखो Fe H2O6 एंड Cl रिस्पेक्टिवली, फिर से आपको वही निकालना है। तो यहाँ पे आयरन कितने में, आयरन आपके पास +2 में, वही कहानी। H2O न्यूट्रल लिगेंड होता है और यहाँ पे Cl, ठीक है। तो अभी आपके पास यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो CFSE अगर निकाल लोगे तो आपके पास ये D6 आएगा, 4s तो बाहर निकल जाएगा, तो -0.4 और अपने पास कितना आएगा, वीक फील्ड लिगेंड भी है, तो ये 4 और 2 Eg में जाएगा, 0.6 × 2, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। तो पहले वाले में ऑप्शन कहीं दिख रहा है, एक ही ऑप्शन नहीं, 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन तो कट कर दो।
अब चलो वो भी निकालना पड़ेगा, है ना, K2NiCl4। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 2K प्लस ब्रेक करके लिख लो ना अलग अलग, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें तो एक्सपर्ट हो 2 माइनस हो जाएगा, तो x-4 और 2 माइनस x बराबर कितना आ जाएगा +2, तो Ni कितना हो जाएगा +2, तो 3D8 4s2 मतलब 3D8 कंसीडर करो आप। ठीक, अब देखो जल्दी से, तो ये अपने पास नो 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 ये क्या था आपको पता है, यहाँ पे आपके पास जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये इधर चलाएगा, ये Eg इधर हो जाएगा, T2G इधर, और इसको T2G नहीं बोलते हैं यहाँ पे, है ना, T2 बोलते हैं इसको, Eg बोलते हैं, ई बोलते हैं ऑक्टेट्राहेड्रल में। तो और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा भाई, हम अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 थे, तो यहाँ पे 1 2 हो जाएगा और 1 2, और क्लोरीन है तो वीक फील्ड लिगेंड ये ऐसे, और यहाँ पे ये हो जाएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, Eg में कितने 4, और T2G में आपके पास T2G सॉरी मैं T2 और T2G नहीं T2 लिखते हैं ना, T2 में आपके पास 4, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपको बी मैच कर रहा है। चलो आगे देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी, तो एंथैल्पी भाई कार्बन कार्बन का ज़्यादा होता है, सिलिकॉन सिलिकॉन का ना, और इसमें जर्मेनियम जर्मेनियम का ज़्यादा होता है, याद रख लो इसको। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन लिए हैं, अब हमको खुद ही ये जो रटने वाला होता है उसमें मज़ा नहीं आता, या तो पूरा चैप्टर ही पढ़ा दो, हैं सबके लॉजिक है, और वो चैप्टर पढ़ाओ, अभी आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, इसलिए मैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, जितना एक्सप्लेनेशन है उतना ही दे रहा। और आपके पास क्या बोला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऐसे जैसे जिनके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल हो, है ना, पॉजिटिव चार्ज हो, तो B2S6 BCl3 ये क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बोरॉन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा सी, 2 ही है, बाकी अपने इसमें लोन पेयर ही है ना, इनका कंप्लीट है ऑक्टेट, 4 बॉन्ड बना लिया, ये भी बॉन्ड बना लिया, तो 2 ही रह जाते हैं, इसके पास भी लोन पेयर होगा। चलो चूज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना, एक चीज़ याद रख लेना, जो प्लस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैंने क्या बोला, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, हायर मतलब +3 बोल लो, लोअर मतलब +1 बोल लो, सिंपल। अब ये इनट पेयर इफेक्ट लगता है, ठीक है, तो अभी के लिए मैं कहूँगा इनट पेयर इफेक्ट जानने की ज़रूरत है नहीं, है ना, शेल्डिंग हो जाता है उसमें, पर यहाँ पे आप इतना याद रख लो काम हो जाएगा, तो आपके पास कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडस्ट्रियम टेल्यूरियम। चलो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द C60, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, तो चलो देख, द 6 मेंबर रिंग आर फ्यूज्ड टू 6 एंड 5 मेंबर रिंग, पहला स्टेटमेंट सही है, ईच कार्बन एटम फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड, ये भी आपके पास सही है, द 5 मेंबर रिंग आर फ्यूज्ड ओनली 6, ये भी सही है, इट कंटेन 12 6 मेंबर रिंग एंड 25 5 मेंबर रिंग्स, नो नो नो। अब देखो यहीं पे क्या हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ, C60 में आपके पास जो कार्बन एटम होता है वो क्या होता है, sp2 होते हैं, जो ग्रेफाइट होते हैं भाई उसमें भी कार्बन एटम sp2 होते हैं, जो डायमंड होता है ना, डायमंड उसका जो होता है sp3 होता है, ठीक है, ग्रेफाइट कंडक्टर इन नेचर होता है। यहाँ ये जो 12 है ना, 12 आपके पास कितना होता है, 5 मेंबर रिंग होता है, 12 5 मेंबर रिंग होता है, और जो 20 आपके पास यहाँ पे ना, ये 6 मेंबर रिंग होता है, 6 मेंबर रिंग, तो ये करेक्ट कर दिया मैंने आपको, तो आई होप आपको समझ में आएगा, ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, इनकरेक्ट था और ये मैंने करेक्ट करके आपको लिख दिया, ये करेक्ट है। चलो नंबर ऑफ कंपाउंड विथ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, भाई ये क्वेश्चन मैं आपको इस लेवल का बता दूंगा, हाइब्रिडेशन का मेरा वीडियो देख लेना 20 मिनट का, बता रहा हूँ आपको, वो 15-20 मिनट का वीडियो हाइब्रिडेशन का कभी कोई क्वेश्चन नहीं उलझेगा, मैंने बताया ना 2 दिन की मेहनत से बनाया। फिलहाल के लिए आओ बताते हैं, O3 का तो स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, O3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, तो यहाँ पे कितने लोन पेयर आपके पास, 2 लोन पेयर, यहाँ पे आपके पास कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर, और यहाँ पे आपके पास 1 लोन पेयर, क्योंकि देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाए, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
अब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो लेकिन सभी को भूख कितनी रोटी की होती है स्टेबल होने के लिए? 8 रोटी की। तो ज़रूरत कितनी की है भाई? यहाँ पे 3 बॉन्ड बना लिया है तो ज़रूरत कितनी की है? 2 इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो ये कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से हमने बना लिया। अब देखो H2O का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो एक होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका, वो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका भी आपको सिखा ही देता हूँ मैं। देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का स्टेरिक नंबर निकालते हैं, 2-3 रूल है वो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि स्टेरिक नंबर कैसे निकालते, 1/2, और लोन पेयर का भी ट्रिक आज सिखा दूंगा। और आपके पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल एटम जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको आप ऐड कर देना, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको आप माइनस कर देना, और अगर मोनोवैलेंट एटम जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो उसको ऐड कर देना। अगर इक्वल आ जाता है 2 के तो Sp, अगर 3 के तो Sp2, 4 के तो Sp3, 5 के तो Sp3d, 6 के तो Sp3d2, और बाकी की कहानी 7, 8 का भी, 8 तक मैंने बताया है। और 6 में भी बहुत ज़्यादा लफड़ा है। इसमें क्या होता है, एक्टिव लोन पेयर होते हैं, डिस्टोर्टेड आता है ना, और ऑक्टाहेड्रल आता है। तो ये सब चीज़ें भी हैं, वो आप वहाँ पे देख लेना। यहाँ पे आपको मैं मैक्सिमम चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लोन पेयर निकालने का ट्रिक सिखा रहा हूँ। अब जैसे जैसे देखो H2O है तो सेंट्रल एटम क्या है आपके पास, ऑक्सीजन है। स्टेरिक नंबर निकाल लो, क्या हो जाएगा, 1/2। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, 6, और इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं है। मोनोवैलेंट एटम है, हाइड्रोजन, हाँ 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 मतलब Sp3 हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, शेप सब अलग, देखो ज्योमेट्री अलग होता है, शेप अलग होता है। अब इसका फिलहाल के लिए मैं आपको अगर लोन पेयर निकालने का ट्रिक बताऊं तो लोन पेयर क्या हो जाएगा भाई, जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आया है उसको माइनस कर दो साइड एटम से, साइड एटम से माइनस कर दो। तो 4 माइनस साइड एटम कितने, इसमें 2 हाइड्रोजन है। तो लोन पेयर कितना आ जाएगा सेंट्रल मेटल पे, 2 लोन पेयर आ जाएगा। H2O आपके पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2 लोन पेयर। ठीक है, अब चाहो तो जल्दी जल्दी ट्रिक से निकाल लो। SF4 का निकालना है। SF4 क्या हो जाएगा भाई, 1/2 और 6, 4, 10 मतलब 5 आ जाएगा, और लोन पेयर कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4, 1 लोन पेयर आ जाएगा। डायरेक्ट अब निकालो खटाखट, ClF3, ClF3, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/2 और 7, 3, आपके पास 5 आ जाएगा। 5 माइनस 3 कर दोगे, 2 लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, NH3 में साफ साफ दिख रहा है 1 लोन पेयर, ये तो पता ही है। और BrF5, चलो ट्रिक से निकाल लो, कितना आ जाएगा, हाइब्रिड स्टेरिक नंबर निकालो, 1/2, 7, 5, 12, और 12, 6, 1 लोन पेयर आ जाएगा, है ना। और XeF4 मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद रख लेना। और जेनॉन का कितना होता है भाई, 8 होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं याद होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे आपके पास 6, 4, 10 और नहीं 8, 4, 12 और 2 लोन पेयर आएगा। तो टोटल जो आपके पास लोन पेयर वाले हैं, जिनमें एक ही लोन, केवल 2 ही हैं ऐसे जिनके पास एक ही लोन पेयर है। एक ये वाला है आपके पास, और एक ये वाला है। ठीक है, याद रख लेना। ये वाला मैं गलत निकाल रहा हूँ क्या, चलो निकाल लो। 1/2 आपके पास 7 होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का भाई 6 नहीं 7 होता है, हाइड्रोजन का 7 होता है। तो 7 और 5, 12, नहीं इसमें भी 2 लोन पेयर आएगा ना, 2 लोन पेयर, तो वही। तो आप ऑप्शन नंबर आपके पास 2 लोन पेयर आ जाएगा। कोई ऑप्शन ही नहीं है तो ऑप्शन अपने से हम बना लेते हैं, 2 लोन पेयर, है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन गलत था। तो किसी क्वेश्चन में एग्जाम में उलझना भी नहीं है, ठीक है। आंसर नहीं आ रहा है तो टाइम मत वेस्ट करना, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, याद रख लेना। ठीक है, चलो 2 है आपके पास, एक क्रॉस, ऐसा लग रहा है मैं कहीं धोखा खा रहा हूँ। ऊपर वाला हम काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं, देखो इधर भी तो थे ना। इसमें कोई दिख रहा है, इसमें कौन सा मैं निकाल रहा था, नहीं ये तो फॉर्मूला बताया। H2O में 2 लोन पेयर, ये आपके पास नहीं होगा। ठीक है, O3 आपके पास, ये भी तो है, एक आपके पास O3 है। चलो अभी यहाँ पे लिख लो, O3 है आपके पास, H2O नहीं है। SF4 कहाँ निकाला था, यहाँ निकाला था। SF4 के पास 6, 4, 10, अब हाँ 1 लोन पेयर है। ठीक है, SF4 के पास भी 1 लोन पेयर है। और ClF3 के पास है, ClF3 के पास काउंट कर लो, 1/2, 7, 3, 5, नहीं ClF3 के पास नहीं है। और क्या है आपके पास, NH3 के पास है, NH3 के पास 1 लोन पेयर है। O3 और SF4 ClF3, O3 SF4 ClF3 नहीं, ClF3 नहीं, NH3, BrF4, BrF5, X5, BrF5 को भी एक बार हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी मुझे डाउट हो रहा है तो इसको भी देख लेते हैं अच्छे से।
1/2 7 5 12, तो ये आ जाएगा 6, 6 माइनस 5 करोगे 1 लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसके पास भी लोन पेयर है BRF5। तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गलत नहीं है, सही ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा भाई, लगा लेना 4 हो जाएगा, ये मत कर लेना। ठीक है, सही था। चलो, नंबर ऑफ द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम फॉलोइंग विच आर पैरामैग्नेटिक। ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ कहीं फेल नहीं होगा, कहीं। देखो, आप हमेशा याद रख लो, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 का याद रख लो बस, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, 14 का क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर 3। अब मान लो अगर 15 का निकालना हो तो 0.5 डिक्रीज करते जाओ, 2.5। 16 का निकालना है तो 2, 17 का निकालना है तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। ये वैलिड है। आप यहाँ पे 13 का निकालना है तो 2.5, 12 का 0.5 डिक्रीज करना है, 11 का 1.5, 10 का 1। ये 10 to 20 इलेक्ट्रॉन ये लगा लेना, 20 इलेक्ट्रॉन ये लगा लेना। ठीक है, एक चीज़ और याद रख लेना, अगर डेसिमल बॉन्ड ऑर्डर है, डेसिमल बॉन्ड ऑर्डर है ना, तो क्या होता है पैरामैग्नेटिक। नॉन डेसिमल है, नॉन डेसिमल है तो क्या होता है डायमैग्नेटिक। एक्सेप्शन याद रख लो, एक्सेप्शन क्या हो, O2, मतलब एक्सेप्शन तो मैं ऐसे बता देता हूँ, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन का ऑलवेज हमेशा पैरामैग्नेटिक होता है, ऑलवेज। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो अगर 1 to 10 इलेक्ट्रॉन हो, 1 to 10 इलेक्ट्रॉन अगर आपको गिवन हो, ठीक है, तो हमेशा याद रख लेना, अगर इवन इलेक्ट्रॉन है, इवन इलेक्ट्रॉन के लिए 1 बॉन्ड ऑर्डर आता है, बॉन्ड ऑर्डर। ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आता है, और 4 और 8 इलेक्ट्रॉन के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है 0। ये एक्सेप्शन याद रख लेना। ठीक है, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 वो मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो बस हो गया क्वेश्चन आपके पास, जल्दी जल्दी निकाल लो सॉल्व करके। पहला ऑप्शन क्या था, H2 था, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। ठीक है बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 आ गया, O2 प्लस था, He2 प्लस का निकाल लो, He2 प्लस का निकाल लो, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, 8 आएगा, मतलब 0.5 आएगा। ठीक है, 0.5 आएगा। और आपके पास क्या आ जाएगा, O2 प्लस का निकाल लो, O2 प्लस का कितना आ जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन का 2.5 आ जाएगा। ठीक है, और N2 माइनस का मतलब 16 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। और पैरामैग्नेटिक एक्सेप्शन वाले तो अलग से लिखो, 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब ये क्या है डायमैग्नेटिक है ना, एक्सेप्शनल। F2 का आपके पास कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, और 19 का आपके पास बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। और Ne2 प्लस का आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 का आप लिख लोगे, ऑड है 0.5। B2 का एक्सेप्शन वाला है 1 आ जाएगा। तो आपके पास ऐसा यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, जो आपके पास क्या है पैरामैग्नेटिक है और बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो आपके पास B2 पैरामैग्नेटिक भी है, एक्सेप्शन वाला याद है यही लिखा है, और आपके पास बॉन्ड ऑर्डर 1 भी आ रहा है, तो यही एक सेटिस्फाइड कर रहा है दोनों, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे गिवन बी गिवन है, तो ये याद रख लेना। साहब मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दी, बाकी ये भी वीडियो है वहाँ पे आप देख लेना। ठीक है ना, अच्छे से स्लो में। चलो यहाँ पे देख लेते हैं BRF5 स्टेरिक नंबर निकाल लो, क्या हो जाएगा 1/2, 7 + 5 आपके पास आ जाएगा 10, 5 आ जाएगा, 5 मतलब आपके पास sp3d, ये तो आपके पास आ गया। अब यहाँ पे शेप की बात कर रहा है, तो शेप की बात अगर कर रहा है तो क्या है sp3d। तो एक काम करते हैं ना, sp3d आप आपके पास पहला BRF5 था, तो sp3d आप कैसे बनाओगे देखो, है ना, TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप। तो आपके पास BR है, एक लोन पेयर भी है, ये भी ध्यान दें, लोन शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। लोन पेयर कितना है यहाँ पे, कलर चेंज करता हूँ, लोन पेयर आपके पास कितना है 7, 5, 12, और ये बार बार गलती कर रहा हूँ मैं, 6 आएगा ना भाई, तो 6 आएगा, और एक लोन पेयर है, ये ऑक्टाहेड्रल अब लिखोगे, TBP नहीं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अभी लोन पेयर एक आएगा, 6 - 5 कर दिए तो एक ही आया ना लोन पेयर, तो एक लोन पेयर को ऐसे लगा लो, ऑक्टाहेड्रल नहीं दिख रहा है, ऐसे 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 ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। लेकिन अगर शेप इसका देखोगे, लोन पेयर हाइड कर लो, लोन पेयर को हाइड कर लो,
मतलब लोन पेयर को इरेज कर दो। तो ये कैसा दिख रहा है, स्क्वायर पिरामिडियल टाइप दिख रहा है। तो BRF5 क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडियल। तो एक आपको फोर्थ दिख रहा है कहीं पे, ए का फोर्थ, ऐसा एक ही ऑप्शन है। देखो और चेक करने का ज़रूरत नहीं है, टाइम बचेगा, आगे लगा के बढ़ चलो। और अगर निकालना है तो निकालो। H2O का क्या हो जाएगा भाई, sp3 हो जाएगा। और sp3 हो जाता है तो कैसे बनाते हो, H2O, ऐसे दो लोन पेयर आते हैं, लोन पेयर को हाइड कर लो तो बेंट नहीं दिख रहा है, ऐसे बेंट टाइप, तो बेंट है तो H2O का आपके पास क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, वही थर्ड ही है ना। बाकी ClF3 का टी शेप आ जाता है। ClF3 का अगर आप निकालोगे तो इसमें कितने, हाँ 7 3 10 5, दो लोन पेयर आ जाएंगे, है ना। तो इसको अगर आप निकालोगे तो ये लोन पेयर दो ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, और ये ऐसे होता है ना। तो लोन पेयर को हाइड कर लोगे तो आपका टी शेप जैसा ही दिखता है ना। तो ये भी आपको बता दिया। तो ऑप्शन नंबर 4। चलो आगे देखते हैं। द पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स हैविंग बोथ कंपाउंड विथ नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। तो डाइपोल मोमेंट जीरो मतलब भाई इसका भी ट्रिक का वीडियो है, वहाँ पे देख लेना। यहाँ पे मैं आपको सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन बनाना है। तो सिस ब्यूटीन आप ऐसे बनाओगे भाई, ट्रांस ब्यूटीन आपके पास अपोजिट साइड ग्रुप होते हैं। पहला पेयर देख लो ए वाला, तो आपको यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ये भी आपके पास डोनेट कर रहा है ना। समझ आ रहा है आपको, सॉरी यहाँ पे आपको ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे डोनेट कर रहा है। तो कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये देखो ऐसे है और ये ऐसे, तो यहाँ पे म्यू आपके पास जीरो आ रहा है और यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इसका रिजल्टेंट कहीं ऊपर जा रहा है। ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो ये वाला तो नहीं होगा नेट जीरो। बी वाला चेक कर लो, बेंजीन और एनिसिडीन है। तो बेंजीन अगर आप बनाओगे तो इसमें तो भाई ये म्यू आपके पास जीरो ही दिख रहा है, केवल कार्बन हाइड्रोजन, सब जगह sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है हर जगह, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट जीरो। एनएसडीन OCH3NH2, तो यहाँ पे आपको तो दिख ही रहा है भाई म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। और सी वाला आप देख लो, है ना। सी वाला तो ये था CH आपके पास था, CH2Cl2 था, और यहाँ पे CHCl3 था। तो यहाँ पे आपके पास जो है म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, और यहाँ पर भी म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर बना के चाहे तो आप देख लो, ClClClH, तो देख रहे हो भाई क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर खींच रहा है, समझ रहा, और ये हाइड्रोजन कार्बन में ये दे रहा है, तो रिजल्टेंट इधर आएगा ना भाई। और CHCl2 है, इसी तरीके से आप Cl2 वाला भी आप देख लो, है ना। तो ये भी आपके पास नहीं आएगा, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही मैच करेगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं थी। द टोटल नंबर ऑफ एसिडिक एंड एसिडिक ऑक्साइड पूछा है। तो देखो अभी तो आपको NO आपके पास कहीं दिख जाए, N2O दिख जाए, और एक और होता है ये CO, ये आपके पास क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। एक और याद कर लेना, CO जो आ गया। B2O3 दिख जाए, N2O5 दिख जाए, SO3 दिख जाए, P4O10 दिख जाए, ये एसिडिक ऑक्साइड होते हैं ना, एसिडिक ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर आपके पास 4 हो जाएगा। तो याद रख लेना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं इन जनरल, या नंबर ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वो एसिडिक होता है ना। बाकी इनकी कुछ ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे देखो आपके पास क्या बताना भाई, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के बेसिकली 4 रूल होते हैं, जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या देखना है भाई, हाइब्रिडाइजेशन देखना है। पहला sp sp2 sp3, उसके बाद ड्रैगो होते हैं ना, ग्रुप 15 और 16, केवल पहला एक्सेप्ट पहला वाला छोड़ दो, NH3 और H2O को आप छोड़ देना, है ना। तो बाकी 90 डिग्री के आसपास इनके एंगल होते हैं, और बॉन्ड एंगल का वीडियो भी है यहाँ पे, क्विक रिवीजन। और दूसरा रूल लगाना, अगर पहला फेल हो जाए, लोन पेयर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तीसरा रूल लगाना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। चौथा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। और एक एक्सेप्शन है, स्टार करके लिख लेना, कभी H2O है और यहाँ पे आपके पास R और OR है, तो यहाँ पे जो बल्कि ग्रुप होते हैं वो रिपल्सन क्रिएट करते हैं, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन भी याद रख लेना। चलो जल्दी से देख लेते हैं। क्या है आपके पास, NH3 है, और क्या है M आपके पास, SH2 है, और क्या है भाई, CH2 है, यही बोल रहा है भाई। CH2 कहाँ, द कंपाउंड दैट है लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। तो आपको भाई हाइड्रोजन का कंपाउंड बनाना है ना, थोड़ा सा एक गलत क्वेश्चन में बना है, एक्चुअल में एग्जिट NH3 H2O, और आपके पास क्या हो जाना चाहिए, CH4। तो NH3 में बॉन्ड एंगल आपको sp3 आता है और एक लोन पेयर आता है, एक लोन पेयर। H2O में sp3 आता है लेकिन 2 लोन पेयर आता है। CH4 में sp3 आता है लेकिन 0 लोन पेयर आता है। तो पहला तो फेल हो गया रूल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन सब में सेम है, तो लोन पेयर कम तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा, तो आपके पास बॉन्ड एंगल ज़्यादा, तो CH4 वाले में सब ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
द आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनके। तो ऐसे क्वेश्चन में आप हर पूरा ऑप्शन नहीं चेक करना, जो आपको आता है वो चेक करो। चलो पहला देख, द एसिडिक स्ट्रेंथ बोला है HF, HCl, HBr और HI। तो याद रख लेना कभी एक ही ग्रुप के एलिमेंट हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। और पीरियड के अगर हो, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CH4 NH3 H2O, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक ही पीरियड के हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। और यहाँ पे साइज होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइज एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका। और यहाँ पे क्या बोला, HF का। हो गया, आपको आगे का चेक ही नहीं करना, ये चेक करके आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अमंग ग्रुप 16 एलिमेंट विच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीजन जो होता है भाई वो -2, -1, +1 और +2 शो करता है। और क्या है, सेलेनियम आपके पास है, ये क्या करेगा, -2, +2, +4 एंड +6 शो करता है। कार्बन जो है आपके पास, कार्बन आपके पास है, और टेलेरियम है। टेलेरियम, कार्बन तो 4 भाई, वो हमारे पास 4 भी कर लेगा। टेरेलियम -2, +2 और +4 एंड +6 शो करेगा। और आपके पास पोलोनियम जो है +2 और +4 शो करेगा। ऑप्शन नंबर आपके पास क्या बोला था, विच डज नॉट शो -2। तो ऑप्शन नंबर, कार्बन तो आपके पास करेगा ही भाई, कार्बन तो करता है ये भाई, ये भी करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास चौथा हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन कार्बन तो था ही नहीं, C को हम बोल रहे थे, है ना, वही मैं सोच रहा था, थोड़ा कन्फ्यूज। तो पोलिनियम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर D। चलो, टेकिंग स्टेबिलिटी एज द फैक्टर विच वन ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, करेक्ट रिलेशनशिप भाई। चलो आओ, तो देखो भाई एक चीज़ आपको पता है कि स्टेबिलिटी हमारे पास जो +1 वाले होते हैं वो टॉप टू बॉटम ग्रुप 30 में इनर्ट पेयर के कारण इंक्रीज करते हैं, है ना। और +3 वाले क्या होते हैं, स्टेबिलिटी डिक्रीज करते हैं। तो आपके पास इस केस में अगर टेलेरियम +3 है और टेलेरियम +1 है ना, तो यहाँ पे आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेबल, जो कौन सा मोस्ट स्टेबल हो जाएगा भाई, टेलेरियम प्लस जो आपके पास हो जाएगा ये हमारे पास, क्योंकि +1 ज़्यादा स्टेबल होगा भाई, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, और +3 नहीं होगा, साफ साफ पता है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा सही हो जाएगा भाई, करेक्ट पूछा था ना, करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डाइबोर। तो जो डाइबोरोन होता है उसका तो स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले आना चाहिए, है ना, आपके पास ये होता है। तो इज नॉट करेक्ट अबाउट, तो 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, सही है भाई, 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये बात सही है। द 4 टर्मिनल BH 2 सेंटर 2, आपके पास सही है भाई, बी ऑप्शन भी सही है आपके पास। 4 टर्मिनल BH जो होते हैं, BH टर्मिनल जो होते हैं वो क्या बोला है, 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये भी बात सही है। द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन बॉटम बॉन्ड विल लाई इन वन प्लेन, ठीक है भाई, वो भी सही है। थर्ड भी आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बोरॉन को, sp3 और sp3 होता है, ये चीज़ याद रखना। ऑप्शन नंबर ये D आ गया। चलो आगे बढ़ो, D इनकरेक्ट है, ठीक है। चूज द करेक्ट, डायमंड एंड ग्रेफाइट इज 2 डायमेंशनल, चूज द करेक्ट। हाँ, डायमंड इज कोवेलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयनिक, डायमंड एंड ग्रेफाइट इज 2D, डायमंड इज sp3 एंड ग्रेफाइट इज sp2, सही है भाई, ये तो आज ही आपको बताया, करेक्ट स्टेटमेंट है ना। बाकी आपको मैं बोला ऐसे ऑप्शन में आपको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। चलो देखते हैं, बोरैक्स का भाई फॉर्मूला क्या होता है। देखो जो बोरैक्स होता है ना वो क्या होता है भाई, ये होता है Na2B4O7 इंटू, सॉरी मैं क्या लिखता हूँ, ये 10 वाला होता है ना। कैरनाइड जो होता है उसको आप कैसे लिखते हो, ध्यान देना, जो ऑर्थोबोरिक एसिड है वो ये वाला होता है। तो C का थर्ड और A का फोर्थ, कहीं दिख रहा है, A का फोर्थ दिख, C का थर्ड, एक ही ऑप्शन है, ऐसा लगा के आगे बढ़ चलो, बाकी पूरा चेक करने का ज़रूरत नहीं है दोस्त, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, लैंथेनाइट क्या बोला है, चूज द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट चूज करना है। लैंथेनाइट जो आपके पास होता है भाई वो क्या होता है भाई, लैंथेनाइट, ठीक है भाई, सेरियम ही होता है लैंथेनाइट में। D ब्लॉक के आपके पास P ब्लॉक हमारे पास जो होता है, P ब्लॉक हमारे पास देख लेते हैं। देखो सीरियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 58, तो ये लैंथेनाइट से होगा। और आर्सेनिक 33 होता है, तो मतलब ये P ब्लॉक से होगा। और सीजियम आपके पास 55 होता है, ये तो आपको S ब्लॉक मतलब सीजियम नाम से ही पता है। Mn आपके पास D ब्लॉक, हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C, ऑप्शन नंबर C, है ना। ऐसे में देखो आपको, चलो ये दो छोड़ दो, सेरियम वाला और आर्सेनिक वाला, तो आपको सीजियम और ये तो पता था ना, तो इससे आप चेक कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपके पास जो यहाँ पे देखो Cr2O3 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, क्रोमियम को डिस्प्लेस कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। मतलब ईजी था ये तो। और जो आपके पास फर्स्ट और फोर्थ है ये क्या है भाई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी चलो आगे देखते हैं 34 क्वेश्चन। द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर ड्यू टू टेट्राहेड्रल ड्यू टू। तो मैग्नेट आपके पास जो होता है MnO4, यहाँ पे 2 नेगेटिव होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। और ये आपके पास होता है पैर मैग्नेट, यहाँ पे एक ही नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, नहीं, द पाई बॉन्ड इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद डी, और नहीं पी डी पाई होता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है ना, तो डी नहीं होगा। द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन डी ऑर्बिटल में, हो गया सही है। ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का तो यहाँ पे पी होगा और ये डी ऑर्बिटल है ना, सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं V2O5 है। ये कहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, SO2 के यूज में है ना, SO2 उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, तो कैटलिस्ट का काम करता है। फिलहाल के लिए हम देखते हैं यहाँ पे आपके पास, अगर मैं फर्स्ट का देखूँ तो मैंने बोला SO2 को ऑक्सीडाइज में होता है। जिगलरनाटा कैटलिस्ट क्या होता है, पॉलीमराइजेशन में यूज होता है, तो ये आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। मतलब सेकेंड का पॉलीमराइजेशन में एथिलीन ना, तो यहाँ पे एथिलीन हो जाएगा ना, पॉलीमराइजेशन एल्काइन नहीं, एथिलीन, एथाइलिन की मैंने देखो थोड़ा सा मिस्टेक। PDCl2 वैकस प्रोसेस होता है, PDCl2 ऑक्सीडेशन ऑफ किस में, एथेनॉल में होगा, एल्डिहाइड में चेंज करता है ना भाई, पता है आपको। थर्ड का एक ही बचा इसमें, तो ऑप्शन नंबर एक ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, आपका एग्जाम नज़दीक है इसलिए ये फास्ट बताना जरूरी है। तो पहला पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रक्चर देख लो पहला ए का स्ट्रक्चर, एक बार याद रख लो, वो ट्रिक देख लेना, वो वहाँ पे है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबी भी ना हो जाए इसलिए मैं ये थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप एक नज़र मार लो। और सल्फ्यूरिक एसिड तो आओ आपके पास, ये तो सिंपल है ना, OH, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, एक ही होता है बेसिकली, बैलेंसी भी 6 होनी चाहिए सल्फ़र की, तो ये हो गया। और आपके सल्फ्यूरिक एसिड बी हो गया। और सी आपके पास क्या होता है, H2 ओली पर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, तो OH, बैलेंसी भी आपको कंप्लीट रखना है। और आपके पास OH, सल्फ्यूरस में एक ऑक्सीजन कम कर दो सल्फ्यूरिक में, तो OH हो जाएगा, OH हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ये और लोन पेयर हो जाएगा। मैच करा लो, करेक्ट ऑप्शन बोला था, करेक्ट ऑप्शन आपको एक ही मैच करेगा। 2SOH बॉन्ड, 2SOH बॉन्ड, एक आपको यहाँ पे दिख रहा है SOH बॉन्ड दिख रहा है, 2SOH ये वाले में, तो ए का थर्ड हो जाएगा। 2SOH बॉन्ड, ए का थर्ड, एक का थर्ड, 2 ऑप्शन तो कट कर दो जल्दी जल्दी, ये और ये। अब बी का फोर्थ, दोनों में सी का देख लेते हैं भाई। सी में अपने पास ये है ना, सी में 2SOH बॉन्ड है। चलो सी में सी का अपने पास कहाँ पे हो जाएगा, सी में आपके पास S डबल बॉन्ड O है, जो कितना है 4 है, तो सी का आपके पास सही है, फर्स्ट मिल रहा है ना, सी के देखो ये फर्स्ट है ना, सी का भाई 4SO बॉन्ड ये वाला, तो मैच करा लो, बाकी तो स्ट्रक्चर है सब कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ करेक्ट ऑर्डर इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो करेक्ट क्या होता है भाई, Cl2 का होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होते हैं ना, और NCERT में भी गिवन है, तो अभी के लिए याद रख लो सिंपल, Cl2 का होता है Br2, फिर F2I2। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसमें एक्सेप्शनल भी होते हैं भाई, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इन जनरल हमारे पास लेफ्ट टू राइट यानी पे क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी तो इंक्रीज होता है ना इन जनरल। तो आपके पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन में किसका ज़्यादा हो जाना चाहिए, तो ये आपके पास एक्सेप्शनल हो जाता है, मतलब लिथियम, फिर बोरान आता है, फिर बेरिलियम आता है, फिर कार्बन, ड्यू टू स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आता है। ठीक है, याद रख लेना। चलो चाहे तो आप भर के फिलअप करके भी देख लेना, अगर भाई दिक्कत है तो बता देता हूँ। बोरान देखो 5 होता है, 1s2, 2s2 और 2p1, और बेरिलियम का देख लो क्या हो जाएगा, 1s2 और 2s2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1s2 और 2s2। तो यहाँ पे अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 1s2 और 2s1 बचेगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे 1s2 2s2, कंप्लीट फील्ड देख रहे हो कितना स्टेबल है, देखो पहले ये स्टेबल है, एक निकाल दो, और यहाँ पे ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, प्लस ये न्यूक्लियस के क्लोज है,
भाई न्यूक्लियस के क्लोज है, समझ आ रहा है आपको? तो न्यूक्लियस के क्लोज है तो पॉजिटिव चार्ज इसको खींच के रखेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव होते हैं, खींच के रखेगा तो जाने ही नहीं देगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एनर्जी कितनी लग रही है, तो न्यूक्लियस को होल्ड कर रखेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और चलो आगे देखते हैं भाई। तो देखो ये वाला पूछा था क्वेश्चन, इसमें अपने आपको करेक्टली मैच पूछा था, तो एम्फोटेरिक आपके पास ये वाले होते हैं, सिंपल याद रख लो, इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द करेक्ट सेक्वेंस, हाँ फिर से, द करेक्ट सेक्वेंस गिवन बिलो कंटेनिंग न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब आपको सबसे पहले क्या बोला है, न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन है भाई, एनो न्यूट्रल है, एनो न्यूट्रल, ये तो ये भी न्यूट्रल है, चलो ये कैंसिल करो। फिर एसिडिक बोला था, तो एसिडिक आपके पास क्या होता है भाई, हाँ एसिडिक CO2 हो जाएगा, क्योंकि ZNO तो बेसिक हो जाएगा भाई, एसिडिक ये भी कैंसिल कर दो। फिर बेसिक बोला था, फिर बेसिक आपके पास कौन सा हो जाएगा, बेसिक, और फिर एम्फोटेरिक बोला था, तो एम्फोटेरिक आपके पास ZN हो जाएगा, बेसिक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड भाई जो होते हैं वो लिगेंड होते हैं जिनके पास टू डोनर एटम्स होते हैं ना, टू डिफरेंट डोनर एटम होते हैं, जैसे COO- है ना, तो यहाँ आपके पास ये कैसे हो जाएगा, डिटेल में भी बताया जब 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताया था, सब कुछ पूरा चैप्टर यहीं पे मैं फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा जरूरी। तो यहाँ आपके पास क्या होता है, ये भाई एक ये आपके पास क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बीडेंटेड लिगेंड, तो यहाँ पे केवल ऑक्सीजन डोनेट करता है ना, वन डोनेट, ये ऑक्सीजन ही डोनेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सल्फर भी है, और आपके पास देखो मैं बॉन्ड एग्जैक्टली आपको सही नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, आप याद ये ध्यान देना, एक्चुअल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास सल्फर भी है और क्या है, नाइट्रोजन भी है। यहाँ पर भी आपके पास NO2 जब बनाओगे ना तो ये ऐसे आता है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो आपके पास केवल यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन है जो एक ही डोनर, टू डिफरेंट क्या होना चाहिए, एम्बीडेंटेड मतलब टू डिफरेंट, एम्बीडेंटेड मतलब होता है टू डिफरेंट डोनर एटम, टू डिफरेंट डोनर एटम होना चाहिए, टू डिफरेंट डोनर एटम। यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द करेक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, तो एनर्जी एब्जॉर्ब आपसे पूछा था। देख, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होते हैं और लैम्डा के इनवर्सली होते हैं, सिंपल सा लॉजिक। तो एनर्जी का ऑर्डर पूछा था, तो EN, फिर H2O, और फिर आपके पास क्या है भाई, EN आपके पास है और H2O है, तो एक में 2 ही H2O है, और एक में आपके पास कितना, इथिलीन डाइअमाइन है, 4 H2O है। एथिलीन डाइअमाइन भाई, एथिलीन डाइअमाइन भी तो ज़्यादा होगा ना, एथिलीन डाइअमाइन यहाँ पे क्या है भाई, एक में 2 है, एक में 1 है, तो यहाँ पे एक ही, यहाँ पे 2 इथिलीन डाइअमाइन, यहाँ पे 1 है, और इथिलीन डाइअमाइन यहाँ पे 3 है, तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, Ni वाला हो जाएगा। 3 EN हो जाएगा, फिर 2 EN हो जाएगा, और फिर 1 EN हो जाएगा, बाकी तो कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा भाई। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई तो देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में जो आयनिक रेडियाई होते हैं वो इन मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मैं कितना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो जो आयनिक रेडियाई होते हैं है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होते हैं, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, सब में 18 इलेक्ट्रॉन है, आप चाहे तो देख लो। तो सल्फर का आपके पास 16 होता है ना, क्लोरीन का आपके पास कितना 17 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, और बाकी सब में 18 इलेक्ट्रॉन है, चाहे तो आप देख लो, H2- Cl- K+ और 2+, सब में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास आयनिक रेडियाई, एटॉमिक नंबर कम, आयनिक रेडियाई ज़्यादा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट, तो HF का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, बाकी किसी ऑप्शन में HF का ज़्यादा है नहीं, ऑप्शन नंबर D करेक्ट करके आगे बढ़ चलो। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाइपोल मोमेंट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल भाई किसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो देखो CO2 जो है आपके पास, CO2 ये क्या होता है, लीनियर होता है, लीनियर मतलब sp मतलब 1, CO2 का तो सबसे ज़्यादा, ये कैंसिल कर दो। अब NH4+ और NH3 में कंपटीशन देख लो, यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, NH4 में sp3 आ जाएगा है ना, और यहाँ पर भी आपके पास sp3 आ जाएगा। अब ध्यान देना, NH4 पे कहीं भी लोन पेयर आपको कैसे निकालोगे, देख लेते हैं एक बार। देखो जो NH3 है इसके पास एक लोन पेयर है,
और यहाँ पे आपके पास जीरो लोन पेयर है, तो जीरो लोन पेयर वाले के पास ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल कर दो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अ सॉल्यूशन पोटेशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपके पास 2 पोटेशियम ब्रोमाइड है, Cl2 के साथ ट्रीट करोगे 2 KCl मिलेगा और Br2 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, Cl2 के साथ ट्रीट करोगे तो आपके पास मिलेगा। P2O5 इज़ हीटेड, मतलब P2 NCERT का है, अगर 3H2O के साथ हीट कर दोगे तो आपके पास ऑर्थोफॉस्फोरिक 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, मतलब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर ये। प्योर नाइट्रोजन इज़ प्रिपेयर्ड, प्योर नाइट्रोजन NCERT आपके पास की गिवन है NH4 NaNO2 को आप हीट कर दो तो NH4 NO2 मिलता है, NaCl मिलता है, और इसको अगर फर्दर हीट कर दो तो आपके पास N2 + 2H2O मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। द BCl3 इज प्लेनर मॉलिक्यूल वेयर NCl3 इज ए पिरामिडियल, बिकॉज BCl3 के पास नो लोन पेयर होता है, NCl3 के पास इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सिंपल। इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द पीरियड द एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है भाई, एटॉमिक वॉल्यूम याद रख लेना, सिंपल, फर्स्ट डिक्रीज होता है और लास्ट में अपने पास इंक्रीज होता है, वॉल्यूम बोल रहा है, एटॉमिक रेडियस नहीं। ठीक है, तो ये सारे अच्छे क्वेश्चन, मतलब इनऑर्गेनिक जो भी एक्सपेक्टेड लगा मैंने आपको बता दिया, बाकी फिजिकल ऑर्गेनिक मैंने जो करा दिया वो कर लेना, इनऑर्गेनिक इतना कर लेना अभी के लिए, और नेक्स्ट ईयर के लिए तो हम प्लान कर ही रहे हैं, जो लोग कनेक्टेड हैं। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना। और हाँ, अपना मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये मैंने अपना यहाँ पे जो बताया है ना, मैंने अपना कम से कम 50% भी नहीं दिया, ये 40% है ना। इसको जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको ऑर्गेनिक वाले इन और फिजिकल वाले क्वेश्चन आप देख लेना आपको कैसे है ये, क्योंकि रटने वाला था तो मैंने अपना 40% दिया, मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो उसके लिए सॉरी, और आपका एग्ज़ाम नज़दीक था तो इसलिए मुझे करना पड़ा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।